इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, मनी की इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो मैं इसे कहता हूँ एक वो है बिल्डिंग स्कीम है। अगर तुम्हारे पास 100 रुपया था, ठीक है, 2010 के अंदर, तुम उससे हो सकता है उस वक्त 10 पेन ले सकते थे, ठीक है। आज उस 100 रुपये से तुम मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 भी नहीं आएंगे, 5 पेन ले पाओगे। हुआ क्या, इसकी वैल्यू गिर गई, ठीक है ना, इसने अपनी परचेजिंग पावर गिरा दी। ये चीज़ कहलाती है इन्फ्लेशन। अब आपने जो अपनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है ऐसे करनी होती है कि आप इस इन्फ्लेशन को बीट करो, ठीक है। अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट की पिरामिड है ना, उसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि एक बेस होती है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक कहलाती है लो रिस्क, एक मॉडरेट रिस्क, एक हाई रिस्क, ठीक है। अब अगर तुम्हारी एज है 20 ईयर्स, तुमने ताज़ा ताज़ा कमाना स्टार्ट किया है, सही है, तो तुम्हारा जो पैसे हैं ना वो ज़्यादातर होने चाहिए किसमें, हाई रिस्क स्टॉक के अंदर। अगर मिसाल के तौर पे तुम्हें मैं हाई रिस्क की एग्जांपल देता हूँ, बिटकॉइन। मेरा एक फ्रेंड है जिसने 2015 के अंदर शायद बिटकॉइन खरीदे थे 1 लाख रुपए के। उस वक्त उसके पता नहीं क्या क्या था, उसको पैसे मिले, उसने बिटकॉइन में डाल दिए। उस बंदे ने आज उससे 2 बंगले ले लिए लिटरली, ठीक है, 2 गाड़ियाँ उनके पास, वो पूरी फैमिली सेटल हो गई जस्ट उस बिटकॉइन की कीमत के ऊपर। हाई रिस्क थी, रिवॉर्ड भी आई था, लग भी सकते हैं और उठा भी सकते हैं, सही। अब ये कब डालोगे, जब तुम्हारे पास कोई जिम्मेदारियां नहीं है। जिम्मेदारियां होंगी तो तुम हाई रिस्क में नहीं डालोगे। अब अगर तुम्हारी एज है 20 से लेके 30 तक, या 30 से लेके 50 तक, और फिर 50 प्लस है, इन 3 ग्रुप्स में बताता हूँ तुम्हें। अगर तुम्हारी एज है 20 से 30, तुम्हें पे जिम्मेदारियां नहीं है, तुम लॉस ले सकते हो, ठीक है ना, तो तुम किस में ज़्यादा पैसे डालोगे, जो तुम्हारा ये पिरामिड होगा, ये कैसा होगा, ये इसके ऊपर जो बिल्डिंग बनेगी उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी होगी हाई रिस्क की, मॉडरेट की, उसके बाद लो की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे पे जिम्मेदारियां नहीं है। मीडियम एज में तुम्हें क्या है, तुम्हारा जो पिरामिड है, जो बेस है, बेस के ऊपर जो बिल्डिंग होगी वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए किसमें, मॉडरेट में, हाई रिस्क में भी थोड़े बहुत हो और लो रिस्क में भी थोड़े बहुत हो, ताकि अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो कहीं ना कहीं बचाव हो। 50 के प्लस फिर आप हाई रिस्क नहीं डालते, फिर आप किसमें डालते हो, लोएस्ट रिस्क में, और थोड़े बहुत मॉडरेट में, और हाई पे कुछ भी नहीं। समझ गए? सही। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बिल्कुल। लेकिन ये जो बेस है ना, ये हमेशा होता है उसका इंश्योरेंस का। लोग ये नहीं समझते। अगर खुदा न खास्ता ये बिल्डिंग तुम्हारी लग गई, बेस कुछ तो हो तुम्हारे पास, सही है। अगर पाकिस्तान में हो तो मैं तुम्हें हमेशा रिकमेंड करूंगा स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस, क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन्ड है, कहीं नहीं जाती, ठीक है। मैंने अपनी जो पहली इन्वेस्टमेंट की थी वो इंश्योरेंस पे की थी, उसके बाद सबसे हाईएस्ट चीज़ में गया था, उसके बाद आगे थोड़ा में। तो स्टेट लाइफ इस लिहाज से सिक्योर है कि गवर्नमेंट की इदारा है। दूसरा ये कि आप जो आपकी पूरी लाइफ है, मिसाल के तौर पे, उस लाइफ के अंदर एट दी एंड अगर आपके पास ये सारी बिल्डिंगें भी गिर जाती हैं तो एटलीस्ट जो आपने पेमेंट डाली हुई होती है वो 2 to 3 टाइम्स आपको मिल जाती है। और इस दौरान खुदा ना खास्ता अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो आपकी सारी बिल्डिंग्स तो गिर जाएंगी, लेकिन आपकी इंश्योरेंस आपको उठा के रखेगी। कैसे, अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है इन केस, तो आपको, सही ना, तो इंश्योरेंस के साथ, जैसे मेरी इंश्योरेंस है उसमें मैं 1 लाख रुपए देता हूँ, मिसाल है साल का ना, मैं 1 लाख रुपए देता हूँ। उसमें अगर मेरी टांग टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है या कुछ हो जाता है, ऐसी कोई कंडीशन के अंदर मुझे वीकली के तकरीबन 5,000 प्लस मिलेंगे हर हफ्ते के, ठीक है। मेरा टाइम ज़ाया नहीं हुआ ना, मेरी इंश्योरेंस बच गई ना, ठीक है। इन केस ऑफ मॉर्बिडिटी या कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली पीछे से सस्टेनेबल होगी। समझ गया मैं।